जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सिंह आप सबको आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह आधुनिक भारत का 35वां वीडियो होगा दोस्तों। यदि आप लोग 34 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देखें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे टैग कर दूंगा। उसका प्ले लिस्ट आधुनिक भारत का प्ले लिस्ट है और प्राचीन भारत का भी प्ले लिस्ट है। पूरी चैप्टर वाइज वीडियो है। मध्यकालीन भारत का भी प्ले लिस्ट है और भारतीय संविधान से संबंधित भी प्ले लिस्ट आपको इसमें शामिल है। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग देखेंगे। भारत का संवैधानिक विकास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग आज देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण होता है वीडियो। दोस्तों ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा सा समझ में कम आता है लोगों को, इसलिए इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष एग्जामों में, अन्य एग्जामों में, और इससे 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो कभी कभार समझ में नहीं आता है, इसलिए इसे बेहतर तरीके से देखें। संवैधानिक विकास, बहुत अच्छे प्रश्न इससे निकलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, यह प्रश्न पूछा है। तो 1773 में, 1774 में, 1785 में या 1793 में? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब? 1773 में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इसी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन नंबर डी 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा गया, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? तो देखिए, पहले बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 1774 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। कब? 1774 ईस्वी में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्पिया को चुना गया था और अन्य न्यायाधीशों के रूप में चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइडे। चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइडे याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत का प्रथम जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किस एक्ट के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत। कब हुआ था पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो 1774 में हुआ था। ठीक है, अधिनियम पूछे तो 1773, कब हुआ? तो 1774 में। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को चुना गया था और अन्य न्यायाधीश के रूप में चैम्बर्स,
हाइडे और लेमिस्टर, चैम्बर्स, हाइडे और लेमिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 7 में है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। पूछा है जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार बनाई गई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1919 का अधिनियम, और 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1858 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। जो भारत में कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत 1774 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो अभी जस्ट हमने बताया था, इस 1773 के अधिनियम के तहत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना होती है सर्वोच्च न्यायालय की, और इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्पे को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और अन्य न्यायाधीश के रूप में कौन कौन थे। तो अन्य न्यायाधीश के रूप में हाइडे थे, और उसके बाद लिमेस्टर थे, उसके बाद चैम्बर्स थे। चैम्बर्स, हाइडे, लिमेस्टर, ये 3 को अन्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा मिला अपनी समिति के अस्वीकार करने का अधिकार। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, या 1786 के एक्ट के तहत, या ऑप्शन नंबर डी में 1813 के एक्ट के तहत। प्रश्न फिर से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 1786 के ईस्वी के एक्ट के तहत, 1786 अधिनियम के तहत भारत सरकार के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार 1786 के एक्ट के तहत मिला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था। तो 1786 के एक्ट के तहत मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1786 के एक्ट के तहत मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि 1773 में एक विनियमन द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। क्या कारण था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया। 1793 में, 1803 में, 1813 में या 1833 में। तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 के अधिनियम के साथ, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 से 13 की ओर। 13 में कहा गया, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए 1813 के चार्टर अधिनियम के
तहत ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है, चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत में महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण है, इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी गई। ये गलत है, ये नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसने भारत में औद्योगिकरण की जोर थी, ये भी गलत है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, ये भी, हाँ ये सही है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसके तहत 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 से 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा गया, चार्टर्ड एक्ट 1813 के 33 में प्रावधानों में कौन सा एक सही नहीं है? तो 1833 के प्रावधानों में कौन सही नहीं है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए में है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ये सही है। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक गतिविधियां था उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था 1833 के तहत। चाहे चीन को भी वहां पर समाप्त कर दिया गया था। 1813 में जो चाहे चीन की छूट दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी समाप्त कर दिया गया 1833 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। काउंसिल में परम सत्ताधारी के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम में बदल दिया गया, ये भी सही है। 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के अधिनियम के तहत। और ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है, इसे पढ़ लें। ऑप्शन नंबर डी में है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीयों की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, एक भारतीयों की नियुक्ति नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है। एचिसन आयोग द्वारा, हाब हाउस क्या है, हाब हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में दोनों एक साथ कराने की प्रावधान का सिफारिश की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, और उन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया था कि भारत में और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा लोक सेवा आयोग का आयोजित की जानी चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में, कब 1922 में भारत और इंग्लैंड में लोक सेवा आयोग या सिविल सेवा परीक्षा एक साथ आयोजित की जाने लगी, 1922 से की जाने लगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1922 से की जाने लगी दोनों जगह एक ही साथ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा गया है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया था। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे, और प्रावधानित था कि नियुक्ति अब प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर
कब किया गया था? 1853 के अधिनियम के तहत। चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत को स्वीकार किया गया था चार्टर्ड अधिनियम 1853 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया है? किस कानून ने पहली बार क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया है? ऑफ चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1853 या चार्टर्ड एक्ट 1833? तो ऑप्शन नंबर सी, चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया है। कब? तो 1853 के तहत, चार्टर एक्ट 1853 के तहत कार्यपालिका तथा विधायिका को शक्तियों का पृथक्करण का एक निश्चय कदम उठाया गया था। कब? 1853 के अधिनियम के तहत कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों का पृथक्करण 1853 के तहत किया गया था। और भारत में पहली बार एक साथ विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और विधान परिषद में 12 सदस्य होते हैं। तो पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन कब किया गया था? चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 20 की देखें तो इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी? किस वर्ष से सहमत हुई थी वो हमसे प्रश्न पूछा है। तो ऊपर के प्रश्नों में हमने बताया था, इससे पहले वाले प्रश्नों में, कि 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा। कब से? 1922 से ही ऐसा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में सुमेलित करना है, तो हम लोग देखते हैं क्या है सुमेलित करना। 4 है, पहले हम लोग सुमेलित कर लेते हैं, उसके बाद मिलाएंगे। कहा जा रहा नियंत्रण परिषद की स्थापना, फिर बी में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी में है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और डी में है गवर्नर जनरल परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति। इधर साइड में है नियामक अधिनियम 1773, पिट्स भारत का अधिनियम 1784, चार्टर्ड अधिनियम 1813 और चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो यहाँ पर देखेंगे ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत किया गया था। ठीक है, 3 का 3 आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत किया गया था। नियामक अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। तो यहाँ बी और सी का आंसर मिल गया। अब डी में देखते हैं गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो इससे यदि देखें तो ये हो जाएगा गवर्नर जनरल के पद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये जो था ऑप्शन नंबर चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत किया गया था। तो इसके सामने यही हो जाएगा। चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। कब? 1833 के तहत। तो हाँ, कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के तहत की गई थी। तो 4 का 4 हो जाएगा। और नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। यदि मैचिंग करें, एक का यदि मैच करें तो 1 का 2 और 2 का 1 और 3 का 3 और 4 का 4। तो इस प्रकार यदि हम ऑप्शन में देखें, यदि हम देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, 3 का 3, 4 का 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यदि हम लोग इसे मैच करें तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है भारत के उपनिवेशिक सरकार के अधिनियम सूची 1 सूची 2 के सुमेलित कीजिए। और इसमें भी सुमेलित करना है दोस्तों। तो ये और भी लंबा है, इसे छोटा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लंबा है ये। तो इसमें कहा गया है, देखिए, चार्टर्ड एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ 1898 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इधर साइड में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया और कंपनी के निदेश
कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रावधानों से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से यदि हम देखें चार्टर्ड एक्ट 1813, तो इसमें क्या था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1813 को यदि देखें तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक का 2 सही है। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखें तो इसके तहत कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार दस्तावेज को, तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर नहीं, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1858 के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी। ये हो जाएगा 3 का 3 और 4 का 1 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एक्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियामक करने के लिए ब्रिटेन ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी 1884 के तहत। तो इस प्रकार यदि मैचिंग देखें तो 1 का 2 और बी का 4, सी का 3 और डी का ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 4 ऑप्शन है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर्ड अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इंग्लैंड के सरकार का विभाग बनाया गया था, जिसमें नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहे जाने लगा, और इसके मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। और यह कब आया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा गया है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय और शक्कर का, शक्कर यहाँ पर नहीं शब्द होना चाहिए, चाय और चीन होना चाहिए। शक्कर को हटा करके चीन होनी चाहिए, चाय और चीनी। तो इस प्रकार चाय और चीन, तो इस प्रकार यदि हम ऑप्शन देखेंगे इसमें, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन शक्कर को चीन यदि समझे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1833 के एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत खो दिया था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत खो दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम और भी ऑप्शनों को देखें तो इसमें देखिए 1793, तो 1793 में क्या था, 1793 में चार्टर्ड अधिनियम 1793, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। 1793 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा जो भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे जो 1784 में चुने गए थे और उसके कर्मचारी थे, उनका वेतन भारत के राजस्व से दिए जाने का व्यवस्था किया गया था 1793 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। यदि 1813 के चार्टर्ड एक्ट को देखें तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में प्रमुख प्रावधान निम्नवत थी। एक में था कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना, और उसके बाद कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार को छीन लिया गया, जैसे चाय और चीन को छोड़कर, लेकिन उसे चाय और चीन को व्यापार को पूर्व देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध 20 वर्षों के लिए का अधिकार प्राप्त रहा। और यदि 1833 में देखें तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में देखें तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया। तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया, 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत, 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था क्राउन को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित किसके द्वारा किया गया? तो क्या ये सही है कथन? आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायी ग्रहण किया। तो यदि इसमें ऑप्शन कथन एक को देखें कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित किया गया, तो ये गलत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायी दिया, तो ये कथन सही है। दो कथन सही है, कथन एक गलत है। तो इस प्रकार यदि ऑप्शन देखें हम तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल दो कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति ईस्ट इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा प्रदान की गई। 1861 के ईस्ट इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये 5 स्टार प्रश्न है, ये 5 स्टार प्रश्न है, क्योंकि ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 में कहा गया है निम्न ईस्ट इंडिया कंपनी में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया? तो किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने किस एक अधिनियम से सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत विभागीय पद्धति के द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई 1861 के तहत। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के तहत हुआ, जबकि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। किसके तहत? भारतीय विधान परिषद में 1892 के अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, भारत परिषद 1919, इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया था। और 1919 को देखें, 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और भारत शासन अधिनियम 1919 को देखें तो इसके तहत द्वैत शासन को लागू करने की व्यवस्था की गई थी, और इसके तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को लागू किया गया था 1919 के तहत। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी। और आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 4 ऑप्शन है इसमें। 1919 में, 1909 में, 1961 में, 1909 में, 1861 में, 1867 में और 1892 में। तो ऑप्शन नंबर डी 1892 में अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 में की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में देखें, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किया गया था? 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 33
3 की ओर। इसमें कहा गया बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था। उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में पारित किया गया था। भारत में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में 1861 के तहत किस अधिनियम के द्वारा यदि पूछे तो कब किया गया था? ये हमसे ये क्वेश्चन गलत होगा। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1862 में हुई। किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो 1861 के द्वारा हुई। ऐसे 4 ऑप्शन चुनना ही है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 62 होना चाहिए। अधिनियम पूछता तो 61 और कब स्थापना हुई तो 1962 1862 में। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे लगभग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला कौन सा संवैधानिक प्रयोग था भारत में ब्रिटिश का जो सबसे कम समय तक चला? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन नंबर सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, सबसे कम समय तक चला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा किस नाम से जाना जाता है? तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। क्या? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 20 अगस्त की घोषणा क्या मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 के नाम को देखते हैं। 36 में है, प्रश्न नंबर 36 में है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 1909 के आधार पर, ए में है, बी में 1919 के आधार पर, सी में है 1935 के आधार पर, डी में है 1947 के आधार पर। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा गया है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, 4 ऑप्शन है, लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉल, लॉर्ड सैली सबरी, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उस समय जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत में पास हुआ था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। और लॉर्ड जॉर्ज का कार्यकाल 1916 से लेकर के 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में कहा जा रहा है प्रांतों के द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो 1892 के तहत, 1909 के तहत, 1919 के तहत, या 1935 के तहत। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में कहा गया है, 39 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 39 में भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे करता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 में कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, या संवैधानिक सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 में है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। तो ऑप्शन नंबर बी 1919 ने ऑप्शन नंबर बी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों
की अधिकारिता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में कहा गया द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1919 में। तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट 1919 में आया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 नंबर प्रश्न में यदि देखें तो इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करे। असत्य कथन क्या है? यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो पहला ही कथन है जो असत्य है। यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बाकी सत्य कथन क्या है उसे भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें है इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। ये सत्य है, ये बिल्कुल सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ, ये भी सही है। और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो ये सब सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में है कथन है और उसका एक कारण है। कौन सही है कौन गलत है ये हमसे पूछा है। कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। ये गलत है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो कारण सही है। और यदि हम देखें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में कहा जा रहा है द्विशासन का अर्थ होता है, द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था। द्विशासन और कारण है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बीच, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो आर है। कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों से सम्मिलित थे। तो मुख्य तत्व क्या था भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसमें ए में कहा गया है एक संघ का प्रावधान था। भारत सरकार अधिनियम 1935 तो बिल्कुल सही है, एक संघ का प्रावधान था। प्रांतों को स्वायत्ता दे देना था, ये भी सही है। प्रांतों में द्वैध शासन की प्रस्तावना, ये गलत है। प्रांतों में नहीं, केंद्र में द्वैध शासन। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, तो ये भी गलत है। कौन कौन सही है सही उत्तर को चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 में है भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? 4 ऑप्शन है। ए में है कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में है प्रश्न नंबर 48 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। क्या थी? गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये बिल्कुल सही है। गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, बिट्टो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है। ये भी प्रावधान किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति 1935 के तहत नहीं की गई थी। तो 1 और 2 सही है परंतु 3 गलत है। कह रहा कौन सा कथन सही है? 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। क्या समाप्त कर दिया था? प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सही है, ठीक है। और इसके बारे में क्या सही है सो पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय
फेडरल कोड की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ की उपबंध था, ये भी सही है। तो इसके तहत 1 2 3 सबका सब सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में कहा गया है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का इंडिया एक्ट है जो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। प्रश्न नंबर 52 में है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? ए में है केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, ये जो था द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता ये भी था, एक अखिल भारतीय संघ ये भी था, परंतु ऑप्शन नंबर ए नहीं था। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, ये गलत था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में है 1935 के भारतीय अधिनियम के प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? ये हमसे प्रश्न पूछा है कि अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर होगा। अंग्रेजों की असली मंशा थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? यह किसने कहा था 1935 के अधिनियम के लिए? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे कि एक कार है लेकिन उसमें एक कार में ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया? 1919 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या 1947 का भारत की ये स्वतंत्रता अधिनियम? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत कब प्रवृत्त किया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, फैजपुर अधिवेशन में, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ अधिवेशन 1936 में कांग्रेस ने 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में है केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत का शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937 या 1945? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कौन से 1919 के तहत? तो ए में है 1926 और 1945 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि इसमें उत्तर सही देखें तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 में निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने यह कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है गुलामी का अधिकार है? ये किसने कहा था? तो चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू ने, एन.एम. जिन्ना ने, डॉक्टर इंद्र प्रसाद ने, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 में कहा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था? तो चार ऑप्शन है, भारतीय संविधान में किस रूप में प्रविष्ट किया गया था? मूल अधिकार के रूप में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के रूप में, या भारत सरकार के कार्य का संचालन के रूप में? तो ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र
1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समावेश किया गया था? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां भारतीय गवर्नर जनरल को दिया गया था 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारत का गवर्नर जनरल को दिया गया था। अवशिष्ट शक्तियां किसे दिया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल के पास 3 शक्तियां थी, संघ सूची, राष्ट्र सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची किसे दिया गया था? सावर्ती सूची एवं अवशिष्ट सूची था, वो दिया गया था गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। प्रश्न नंबर 61 में कहा गया, किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ये किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, संविधान, भारत का संवैधानिक विकास का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद भारत का आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित एक और वीडियो आएगा, विविध आएगा, आधुनिक इतिहास का विविध आएगा। उसके बाद ये पूरा बुक आधुनिक भारत का इतिहास या जितना भी इतिहास का जो भी प्रश्न है समाप्त हो जाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा एक और वीडियो में। तो चलिए इस लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि आप लोगों को मेरे बताए हुए प्रश्न अच्छा लगता हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस लास्ट प्रश्न को देखते हैं। मैच करना है, मैचिंग करेंगे, देखते हैं इसमें दिया हुआ है क्या क्या। सम्मिलित करते हैं हम लोग इसको। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। 1 का 4 बी में है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन पूरा हम देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल हुआ था, तो बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन का प्रारंभ, ये 3 का 2 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदेशों की स्वायत्ता हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।